हो जाएगा। आवाज देखो ने स्टार्ट तो हुई ना इस पे भी। नोटिस भेज दो। नोटिस नोटिस हम स्टार्ट क्यों होगी क्लास। स्टार्ट। अरे यार यहाँ तो पकड़ ही नहीं आ रहा बिल्कुल सिग्नल। वाईफाई ही नहीं पकड़ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं विपिन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आर्मी पेपर हैकर पर। आ जाइए सभी लोग, आज हम देखेंगे जीके जीएस के नए क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देखेंगे। आ जाइए सभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान से पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। बताइए। मोहम्मद गौरी की जिसमें हार हुई थी वो किस वर्ष हुआ था। बात करें तराइन के युद्ध की। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 बार तराइन का युद्ध हुआ है। कितनी बार? 2 बार तराइन का युद्ध हुआ है। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1991 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। इस पृथ्वीराज इस जो पहला युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे। यानी पृथ्वीराज चौहान क्या रहे थे, 1191 वाले में विजेता रहे थे। इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। हराने के बाद इसे छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। उसके बाद में बात करें तो इनके बीच फिर दोबारा अगले 1 साल बाद दोबारा फिर युद्ध हुआ। उसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ये प्रथम था, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध युद्ध तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ ये 1 साल बाद हुआ, 1192 ईस्वी में। ये भी किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी क्या रहा था? विजेता रहा था। बात करें तराइन के युद्ध की। तराइन का युद्ध 2 बार हुआ। एक तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। पहला तराइन का प्रथम युद्ध ये 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे। पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, यानी युद्ध में हराकर इसे छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद में 1 साल बाद मोहम्मद गौरी ने द्वारा सेना तैयार की और द्वारा सेना तैयार करने के बाद द्वारा फिर से उस युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसने युद्ध लड़ा द्वारा 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी विजेता रहा था। जब मोहम्मद गौरी विजेता रहा था तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ा नहीं और अपने साथ बंदी बनाकर लाहौर ले गया था। ठीक है। और एक पुस्तक है
उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरदाई द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई। किसने? चंद्रवरदाई ने। अगर बात करें पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक के अनुसार बताया जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने ही मोहम्मद गौरी को मारा था। कैसे मारा था? कि इनकी आंखें निकाल दी गई थी, तो आंखों पर पट्टी बांधने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? धनुष और बाण की मदद से मोहम्मद गौरी को मार दिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मारा था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1191। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ये बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। अगर देखें कांग्रेस की बात करें, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। अगर बात करें कांग्रेस, तो जो कांग्रेस जो थी वो इसका ये पहला अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ है? मुंबई में है। उसमें इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। मुंबई कॉलेज। उस समय मुंबई को क्या कहते थे? बम्बई कहते थे। क्या? बम्बई। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया था। ठीक है, अगर बात करें इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, तो पहला जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? WC बनर्जी। कौन से? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं? WC बनर्जी। क्या कहते हैं? WC बनर्जी हुई। और जो पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? A। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, यह किसके बीच में अवस्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर बात करें ग्रह की क्रम की, तो देखो पहला ग्रह कौन सा पड़ता है? पहला पड़ता है बुध। कौन सा? बुध। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद आती है पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल। पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल आता है। मंगल के बाद क्या आती है? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। बृहस्पति के बाद आता है शनि। क्या आता है? शनि आता है। शनि आता है। और शनि के बाद आता है अरुण, फिर वरुण। ये क्या है? हमारे ग्रहों का क्रम है। अगर बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह। ये क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह। अब बात करें बृहस्पति की, ये सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। और बात करें शुक्र की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा। भोर या सांझ का तारा। और जो शुक्र है, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भिगनी या पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, तो इस जो किसके बीच में पड़ता है? तो देखिए पृथ्वी किसके बीच में है? देखो शुक्र और मंगल के बीच में क्या पड़ती है? हमारी पृथ्वी पड़ती है। तो देखो शुक्र और मंगल के बीच में हमारी क्या पड़ती है?
पृथ्वी पड़ती है। और मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, वे कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये बताइए पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका नाम बताना है आपको। और बताइए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? और बताइए ये चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है? चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है, ये आपको उत्तर देना है। बताइए। अगर बात करें पहली महिला जो चुनाव आयुक्त थी, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन थी? वो थी हमारी बी.एस. रामा देवी। कौन थी? बी.एस. रामा देवी थी। बी.एस. रामा देवी ये क्या थी? प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त। और बात करें वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है। ये सुनील अरोड़ा की जगह बने। किसकी जगह? सुनील अरोड़ा की जगह। और बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग पड़ता है आर्टिकल किसमें? 324 में। किसमें? आर्टिकल 324 में। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में क्या है? हमारा चुनाव आयोग है। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। पहले जो था चुनाव आयुक्त वो था 1 सदस्यीय, लेकिन अब कितना है? 3 सदस्यीय है। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? नॉर्मल मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पीआईओ का क्या है? बताइए पीआईओ का विस्तारीय रूप क्या है, इसका आपको उत्तर देना है। पीआईओ क्या है? जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, ऐसे मान लीजिए कुछ भारतीय हैं जिन्होंने अमेरिका पहुंचे और अमेरिका की क्या ले ली उन्होंने? नागरिकता ले ली। तो उन लोगों के लिए भारत की एक स्पेशल दोहरी नागरिकता कह सकते हैं इसे, नहीं, ऐसे लोगों के लिए भारत के द्वारा दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, उसे कहते हैं पीआईओ। क्या है ये पीआईओ? विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान। ये दोहरी नागरिकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग आकर भारत में इलेक्शन लड़ सकें या वोट डाल सकें, नहीं, केवल इन्हें घूमने फिरने की आज़ादी होती है। जैसे कि हम लोग इंडियन हैं तो हम भी ऐसे घूम फिर सकते हैं कहीं भी, ताजमहल वगैरह। ऐसे आप कभी ताजमहल गए होंगे तो ताजमहल में देखा होगा जो भी इंडियन लोग होते हैं उनका टिकट सस्ता रहता है और जो फॉरेनर होते हैं उनका टिकट बहुत महंगा रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से इनका क्या होता है, इन्हें एक भारतीय के तौर पर क्या घूमने फिरने की आज़ादी दी जाती है। तो दोहरी नागरिकता का क्या है? प्रावधान है। पीआईओ क्या है? जो है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके लिए ये पीआईओ के प्रावधान किया गया है। पीआईओ प्रावधान क्या है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन्हें दोहरी नागरिकता का प्रावधान, जिससे कि अगर नागरिकता होगी तो वो आने के लिए उत्साहित होंगे। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में रह रहा है, अगर उसे पहले अगर नागरिकता उसने अमेरिका की ले रखी है, नागरिकता अमेरिका की है, मतलब वो अब अमेरिका का नागरिक हो चुका है, जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, मगर उसका मन हुआ कि मुझे इंडिया आना है। अब इंडिया आएगा तो पहले प्रावधान क्या था कि उसे वीजा लेना पड़ता था, तब भारत आ सकता था। लेकिन अब क्या है, जब भारत सरकार ने क्या कर दिया, पीआईओ ला दिया, जब से क्या है उसे बिना वीजा के सीधा भारत आ सकता है और घूम फिर सकता है।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है इसको आपको उत्तर देना है, बताइए। अगर बात करें भारत में जो ट्रेडमार्क की जो रजिस्ट्री की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1940 में। कब से हुई थी, 1940 में हुई थी। देखें भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, भारत में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री रजिस्ट्री 1940 से शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। ट्रेडमार्क क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। ऐसे आपने कभी देखा होगा, ऐसे फेसबुक है, फेसबुक आपने देखा हुआ है, फेसबुक में आपके ऐप है तो उसमें आपने लोगो देखा होगा, इस प्रकार का होता है और वो बॉक्स में बंद होता है और किससे भरा होता है, नीले कलर से भरा हुआ होता है। तो जो फेसबुक का ट्रेडमार्क है वो क्या है, ऐप है, यानी इस ट्रेडमार्क को उसने अपने नाम पर रजिस्टर करा रखा है। अगर कोई और कंपनी ऐप से स्टार्ट होती है तो वो क्या करेगी, इस लोगो को नहीं लेगी, यानी कि ये उसने क्या कर रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है कि ये सिर्फ लोगो किसका है, फेसबुक का है। उसी प्रकार आपने व्हाट्सअप देखा होगा, उसी प्रकार से आपने देखो टेलीग्राम देखा होगा, जितने भी जो सोशल मीडिया ऐप हैं या फिर आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होंगी, जैसे आपने टाटा देखा होगा, टाटा का लोगो अलग है, महिंद्रा है, महिंद्रा का लोगो अलग है। तो इन लोगों ने अपने ट्रेडमार्क को क्या कर रखा है, रजिस्टर करा रखा है। रजिस्टर कराने से क्या होता है, कोई भी तुम्हारे ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान। तो ये क्या है, ट्रेडमार्क कहलाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब हर कोई व्यक्ति जिसकी अपनी कंपनी है वो क्या करता है, अपने लोगो अलग दिखाना चाहता है जिससे बाकी सबसे वो अलग दिखे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे देखें, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। मंदी कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, अति उत्पादन कहते हैं, या कीमत में विभेद कहते हैं। इसका उत्तर दीजिए। कोई सा टॉपिक नहीं है, ये चल रहा है हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। क्या चल रही है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस चल रही है। प्रवीण प्रधान, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उनकी हम जीके जीएस की क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपका रिवाइज बैच है, ठीक है। आ जाइए, उत्तर देते रहिए, जो भी क्वेश्चन है उनके उत्तर देते रहिए। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों को क्या कहते हैं। अगर लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, ऐसे समझिए, मान लीजिए 50 किलो क्या है, आलू है, ठीक है। 50 किलो आलू है और इसकी कीमत क्या है, 10 रुपए केजी थी। 10 रुपए केजी, पहले क्या थी इसकी, 10 रुपए केजी थी, केजी। 10 रुपए में 1 किलो आलू पहले ले सकते थे। 50 किलो आलू थे आपके पास और उसके रेट क्या थे, 10 रुपए केजी थे। फिर क्या हुआ कि आपके उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, मतलब एक साल आपने 50 किलो आलू उगाए और उनका रेट क्या था, 10 रुपए केजी था। फिर अगली साल भी आपने आलू उगाए, अगली साल भी आलू उगाए तो वो भी कितने हो गए, 50 केजी हो गए। कितने, 50 केजी। और 50 केजी आलू उगे, लेकिन अगली साल आपने देखा इनका रेट क्या होगा, 20 रुपए पर केजी हो गया। क्या होगा, 20 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली साल, तीसरी साल पहुंचे, तीसरी साल भी आपने 50 केजी उगाए आलू, लेकिन इनका रेट क्या हो गया, 30 रुपए केजी हो गया, 30 रुपए केजी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार महंगाई में क्या हुई, वृद्धि हुई। देखो उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, केवल वस्तु के प्राइस में महंगाई हुई। तो इसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कोई भी लगातार उसमें प्राइस में वृद्धि होती रहे तो क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। और इसका जस्ट उल्टा कि लगातार प्राइस में क्या हो, कमी होती जाए और उत्पादन भी कम नहीं हो रहा हो, ज्यादा नहीं हो रहा हो, तो भी क्या होती है, मंदी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है।
तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रेखांकित में से कौन सा गाइडेड मिसाल निम्नांकित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से समृद्ध है? बताइए, इनमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इन चारों में से कौन सी है जो गाइडेड मिसाइलों का निर्माण करती है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो गाइडेड मिसाइलों का क्या करती है? निर्माण करती है। प्रवीण प्रधान भाई साहब, आपको किसी से क्या मतलब है? कोई पढ़े या ना पढ़े, आप तो पढ़िए, कोई हो या नहीं हो। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से समृद्ध है, ये आपको बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। एक, अगर बात करें भारत गाइडेड मिसाइल है, कौन सी? जो गाइडेड मिसाइलें हैं हमारी, गाइडेड मिसाइल का जो विकसित किसने किया है? गाइडेड मिसाइलों का विकास किसने किया है, ये पता होना चाहिए पहले। गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या है कि उस मिसाइल को पहले गाइड किया जाए कि आपको कहां जाके हिट करना है। ऐसे मिसाइल को गाइडेड मिसाइल जैसे पहले लेजर से गाइड किया जाता है या फिर जीपीएस से गाइड किया जाता है। लेजर से गाइड कर दिया तो वो लेजर गाइडेड मिसाइल हो जाती है, जीपीएस से कर दे तो वो जीपीएस गाइडेड मिसाइल हो जाती है। उसी तरह गाइडेड का मतलब उसे बताया जाए कि आपको कहां जाके हिट करना है। ठीक है, तो अगर गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइलों को किसने विकसित किया था? तो विकसित किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और इसकी बात करें तो महानिदेशक कौन है डीआरडीओ के? महानिदेशक या अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। कौन है? समीर बी कामत। समीर बी कामत। ठीक है, तो आपसे पूछा कि जो लेजर गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल को विकसित किसने किया? डीआरडीओ ने किया था। लेकिन जो मैन्युफैक्चर कौन करता है? तो करता है भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड क्या करती है? इसको बनाती है। डीआरडीओ क्या करती है? डीआरडीओ एक सैंपल बनाती है और उसे परीक्षण करती है। अगर वो परीक्षण सफल हो गया तो उसका क्या करती है? अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए वो अन्य कंपनी को क्या कर देती है? हैंडओवर कर देती है। तो उसने गाइडेड मिसाइल को जो हैंडओवर किसे किया है? तो भारत डायनामिक्स को किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत डायनामिक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया में कौन महाद्वीप है? यानी ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया में कौन सा शामिल है? तो बात करें, आपसे कंफ्यूजन होती है अगर आप लो लेवल के एग्जाम दोगे तो उसमें कहता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें कहता है ओशिनिया महाद्वीप। क्या? ओशिनिया महाद्वीप। जबकि बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया स्वयं में क्या है? एक देश है। और उस देश जो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, वो पड़ता है ओशिनिया महाद्वीप में। किसमें? ओशिनिया महाद्वीप में। ओशिनिया महाद्वीप में 2-3 देश पड़ते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये क्या है? इसके देश हैं। तस्मानिया, ये क्या है? ओशिनिया के देश हैं। ऐसे हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भारत, चाइना, रूस, जितने भी देश पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से ओशिनिया महाद्वीप, ऐसे एशिया, यूरोप, ये क्या महाद्वीप है? उसी प्रकार से क्या है? ओशिनिया महाद्वीप। लेकिन जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्या लिखता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लिखता है। ठीक है, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशिनिया महाद्वीप में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? तो बात करें न्यू गिनी, ये भी शामिल है। न्यू गिनी क्या है? ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है। पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक के आइलैंड है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हवाई आइलैंड पे क्या हुआ था? अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ये भी कहाँ है? पैसिफिक आइलैंड भी उसी में है। और तस्मानिया, ये भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप में है। तो बात करें ये क्या है? सभी इसी में शामिल हैं। ठीक है, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप की, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे
छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ये बताइए, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। भारत किसका हिस्सा है? दक्षिण एशिया का महाद्वीप क्या हिस्सा है? भारत हमारा भारत देश जो क्या है दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए। अगर बात करें भारत रत्न, तो भारत रत्न क्या है? ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह 1953 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1954 में पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। बात करें बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार क्या है? पुस्तकों के जो लेखक होते हैं उन्हें दिया जाता है। अब बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये क्या है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। अब बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से देना शुरू किया गया। कब से? 1955 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? 1955 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। 1955 में सबसे पहले जो दिया गया था वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी एक पुस्तक थी हिमतरंगिणी। क्या थी? हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी पुस्तक के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं। कितनी में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। भाषाएं की बात करें तो कितनी? 24 भाषाएं हैं। 24 भाषाओं में 22 भाषा तो कौन सी हैं? हमारी जो संविधान की अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा दी गई है वो 22 भाषा वो है। और एक कौन सी है? 22 भाषाएं संविधान वाली, और 2 भाषाएं, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। राजस्थानी प्लस अंग्रेजी, ये कितने? 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए। और एक तम्र पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तम्र पत्र दिया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। रोजर कप किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। बताइए रोजर कप किससे संबंधित है? गुड्डू राजपूत, जय हिंद। बहुत जल्दी आ गए भाई, थोड़ा जल्दी आया कीजिए गुड्डू राजपूत। नोटिफिकेशन जाने के बावजूद भी लेट हो रहे हो, टाइम से आया कीजिए। शिवम चौधरी टाइम से आया कीजिए। अब देखें इसका बात करें। बताइए फुटबॉल है, फुटबॉल के कितने और कपों के नाम बताइए। कौन कौन से कप दिए जाते हैं फुटबॉल खेल में? फुटबॉल बताइए, फुटबॉल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं? कौन कौन से कप फुटबॉल से संबंधित हैं? बात करें, देखो डुरंड कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा कप और रोजर कप, रोबर्स कप। क्या है? रोबर्स कप। बात करें सबसे पुराना जो हमारा फुटबॉल का कप है वो 1828 से शुरू हुआ था। कौन सा? डुरंड कप। डुरंड कप क्या है? ये फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। कौन सा? डुरंड कप। अब बात करें रोवर कप की, तो ये रोवर्स कप किसका है? फुटबॉल से संबंधित है और ये 1891 में से शुरू हुआ। कब? 1891 से। ये दूसरा सबसे पुराना है। क्या है? दूसरा सबसे पुराना कप, सबसे पुराना कप है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है। 12:30 बजे का नोटिफिकेशन था। क्लास तो 12 बजे ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे?
बताइए कौन से पाकिस्तानी थे इन्हें एकमात्र पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, बताइए। एक बार देख लिया करो गुड्डू राजपूत आगे क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। बात करें, केवल दो विदेशी विदेशी लोगों को भारत रत्न दिया गया है, विदेशी लोगों को, दो विदेशी लोग हैं इन्हें भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, दो लोगों को भारत रत्न दिया गया है। बात करें 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में किसे दिया गया था? नेल्सन मंडेला को। किसे? नेल्सन मंडेला को दिया गया था। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्या? दक्षिण अफ्रीका का गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अगर बात करें 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई के लिए नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। इन्हें 1990 में दिया गया था। दो लोगों को दिया गया था, पहले तो थे नेल्सन मंडेला। अब बात करें दूसरा दिया गया था 1987 ईस्वी में। किसे दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए इन्हें किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम क्या है इनका? गफ्फार खान। इनकी बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। क्या? सीमांत गांधी। इनके दो प्रमुख अखबार चलते थे, लाल कुर्ती खिदमतगार। क्या चलते थे? लाल कुर्ती खिदमतगार। इनके क्या चलते थे? दो समाचार पत्र चलते थे। कौन से? लाल कुर्ती और खिदमतगार। लाल कुर्ती खिदमतगार क्या थे? इनके समाचार पत्र थे। ये इनका आजादी में विशेष महत्व रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। जो भी आपको नहीं आता है ना, उसे नोट्स कर लिया जी, नोट्स कर लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? गीत गोविंद। शिवम चौधरी उत्तर दीजिए इसका। गुड्डू राजपूत उत्तर दो इसका। अगर बात करें, देखो आज्ञे की एक प्रसिद्ध किताब है, कितनी नावें कितनी बार। कितनी नावें कितनी बार, कितनी नावें कितनी बार। ये किसकी किताब है? आज्ञे की किताब है। यशपाल की बात करें तो इनकी एक कहानी है, धर्मयुद्ध। क्या है? धर्मयुद्ध। ये किस कहानी है? बताइए। गीत गोविंद नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जयदेव की है। किसकी? जयदेव की है। जयदेव की पुस्तक कौन सी है? गीत गोविंद है। ठीक है, आंसर दीजिए सभी लोग। और बात करें दांडी की, तो दांडी क्या है? 10 कुमार चरित्र। क्या है? 10 कुमार चरित्र। ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कितनी नावें कितनी बार, आज्ञे की है। यशपाल की धर्मयुद्ध है। जयदेव की कौन सी? गीत गोविंद। और दांडी की कौन सी है? दंडी की है 10 कुमार चरित्र। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और उत्तर दीजिए इसका। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, ये बताइए। देखो, बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। क्या? नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। साहित्य पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। और बात करें विश्व भारती, विश्व भारती क्या है? ये विश्वविद्यालय है। क्या है? विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है।
विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? शांति निकेतन में है। कहाँ है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में। शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। बताइए तो इसकी स्थापना किसने की थी? उत्तर दीजिए। तो इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या लिखा था? आमार सोमनार बांग्ला लिखा था। वो किसका? बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा, नरेंद्र देव नहीं होगा। विश्व भारती का उत्तर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा। विश्व भारती क्या है? एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि पर्यटन नीति पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ने कृषि पर्यटन नीति किसने लागू की? ये बताइए। हाँ, बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में है। बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल होगा। प्रवीण प्रधान बताइए। बात करें देखो पंजाब की, तो पंजाब में बताइए सीएम कौन है? पंजाब के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है? पंजाब के सीएम की बात करें तो कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये बताइए। और सीएम की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी नहीं, बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और सीएम कौन है? भगवंत मान। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आपसे। किससे? आपसे, आम आदमी पार्टी से। और बताइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? ये बताइए, महाराष्ट्र के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के सीएम और राज्यपाल बताइए। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ये बीजेपी की सहायता से, बीजेपी के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। और बात करें राज्यपाल की तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब बताइए पर्यटन नीति पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? बताइए कौन होगा? एकनाथ शिंदे है। हर एकनाथ नाम है। ठीक है प्रवीण। शिवम चौधरी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र सरकार। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किस लिए? कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, यानी कृषि आय को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? कृषि पर्यटन नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, ग्रामीण विकास हो सके, जिससे क्या होगा? ग्रामीण विकास हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला उत्तर दीजिए। अगला, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये बताइए। इसका उत्तर दीजिए, इसका क्या होगा? बताइए। बताइए तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये हुई थी 251 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और किस जगह हुई थी? तो ये थी पाटलिपुत्र में। किसमें? पाटलिपुत्र। और जो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिष्य। कौन थे? मोगली पुत्र तिष्य। मोगली पुत्र तिष्य थे। ठीक है, अब बताइए उस समय राजा कौन था? कौन राजा था? तो राजा था अशोक। कौन था? अशोक था। अशोक के समय कब हुई थी? पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अशोक का एक अन्य नाम बहुत प्रचलित है, एक तो चंडा अशोक। क्या है? चंडा अशोक। और
प्रियदर्शी, क्या प्रियदर्शी, ये क्या है अशोक के अन्य नाम है, ठीक है। प्रियदर्शी। अगर बात करें चौथी बौद्ध संगति तो किस समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी, कहाँ, कुंडलग्राम, कुंडलग्राम कहाँ हुई थी, कश्मीर में, ठीक है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा अशोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए, बताइए किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को पश्चिम बांग्लादेश, नहीं, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, बताइए। यानी भारत, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, ये बताना है आपको। और ये बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, ये दोनों क्या थे, एक ही थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का क्या था, पहला गवर्नर जनरल था, बताइए किसी का उत्तर आया। शिवम चौधरी, लॉर्ड माउंटबेटन तो अंतिम वासराय था, लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, अंतिम वासराय था, इसी के समय में क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था, ठीक है। इसका उत्तर बताइए, लोमेश कुमार, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग, कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। और किस चार्टर के द्वारा हुआ था, तो चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन नहीं होगा भाई, लॉर्ड कर्जन के तो समय 1905 में था ये, उस समय क्या हुआ था, उसने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है गुड्डू राजपूत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा अगले क्वेश्चन का, तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ और किस किसके बीच हुआ, ये बताइए। बात करें तालीकोटा का युद्ध, ये कब हुआ था, 22 जनवरी 1565, कब हुआ था, 22 जनवरी 1565 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो दक्कन के सुल्तान, दक्कन के दक्कन की सल्तनत, दक्कन की सल्तनतों वर्सेस हुआ था विजयनगर साम्राज्य, किसके, विजयनगर साम्राज्य। बताइए विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, विजयनगर साम्राज्य, दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बताइए विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये बताइए। मैं कमेंट देख रहा हूं, बताइए सभी लोग।
अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1565 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1565 ईस्वी में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले अगले का उत्तर दीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? यानी पहले जो था, पहले जो भारत था, भारत में किसका राज चल रहा था? पहले चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जब ब्रिटेन के सम्राट के अधीन गया था भारत, तो कब गया था और उस समय वायसराय कौन था? ये बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? बात करें, देखो 1857 की क्रांति। कौन सी? 1857 की क्रांति। अठारह की क्रांति। 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति की वजह से क्या हुआ था कि क्रांति को तो रद्द कर दिया गया और बाद में क्या कर दिया गया? सम्राट के अधीन भारत क्या चला गया? ब्रिटेन के सम्राट के अधीन चला गया। पहले जो भारत में शासन करता था, कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। बाद में क्या हुआ? शासन किसके अधीन चला गया? 1857 क्रांति के बाद सम्राट के अधीन चला गया। किसके? सम्राट के अधीन, सम्राट के अधीन चला गया। और जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर क्या बना दिया? वायसराय का पद दिला दिया। क्या? वायसराय का, वायसराय का पद आया। तो बताइए, वायसराय का पद आया। तो बताइए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? ये आपको उत्तर देना है। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो इसके समय में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। इस समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इसके समय का रेलवे की शुरुआत हुई थी। रेलवे की शुरुआत, रेलवे और डाक की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। ठीक है, इसने ही फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व को कितने जोनों में बांटा गया है? संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, ये आपको बताना है। बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? गुड्डू राजपूत उत्तर दीजिए इसका। प्रवीण प्रधान उत्तर दो इसका। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और ये भी बताइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे कहते हैं ग्रीनविच टाइम रेखा। इसे क्या कहते हैं? समय की मानक रेखा माना जाता है इसे। समय की मानक रेखा, समय मानक रेखा। ये बताइए किस शहर से गुजरती है? और बताइए, भारत की मानक समय मानक रेखा कौन सी है? भारत की समय मानक रेखा, बताइए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर या समय की मानक रेखा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा। ये गुजरती है कहां से? लंदन से। कहां से? लंदन से, लंदन से होकर गुजरती है। अगर बात करें भारत की समय मानक रेखा, तो ये क्या है? 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री है। ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। कहां से?
इलाहाबाद के नैनी से। बताइए जो 82.5 डिग्री रेखा है किन किन राज्यों से गुजरती है। अगर बात करें राज्यों की तो ये गुजरती है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जो भारत की सबसे समय मानक रेखा है वो कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और किन किन राज्यों से गुजरती है? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है प्रवीण प्रधान, 8 राज्यों से नहीं, 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है हमारी। कर्क रेखा बीचों बीच, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समय को 24 जोनों में बांटा गया है। क्या? पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, यानी 24 टाइम जोनों के हिसाब से भारत में, पूरे विश्व में क्या देखा जाता है? समय ज्ञात किया जाता है। अगर बात करें भारत की जो 82.5 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है गुड्डू राजपूत। हाँ प्रवीण प्रवीण प्रधान, प्रयागराज। पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद, अब क्या है? प्रयागराज। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, यह आपको बताना है। और बताइए किस नदी पर है? नदी बताइए किस नदी पर है। राज्य बताइए किस राज्य में पड़ता है, बताइए। अगर बात करें नदी तो किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? असम राज्य में। किस में? असम राज्य में। बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। असम के सीएम बताइए और राज्यपाल बताइए। असम के सीएम और राज्यपाल कौन है? सीएम और राज्यपाल कौन है ये बताइए। असम के सीएम की बात करें तो कौन है? डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल की बात करें कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। देखो सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो आपको होठों पे रटे हुए होने चाहिए। ठीक है एक बार में ही उत्तर आ जाना चाहिए आपका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मांजली द्वीप। ये क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? मांजली नदी द्वीप। मांजली द्वीप है, इसे लिख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मांजुली। मांजुली कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है ये। किस राज्य में? असम में। असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं। बताइए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान बताइए और नाममात्र का प्रधान बताइए। नाममात्र का प्रधान कौन होता है? नाममात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति किसमें पड़ता है? आर्टिकल 63, आर्टिकल 52 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 74 में है, आर्टिकल 74 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति किसमें? आर्टिकल 63 में। किसमें? 63 में दिया गया है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर बात करें नाममात्र का प्रधान तो नाममात्र का प्रधान कौन होता है? तो नाममात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। बताइए वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किसका उत्तर सी दे रहे हो गुड्डू राजपूत? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
और प्रधानमंत्री किसमें है? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री होगा जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। यह क्या करेगा? राष्ट्रपति को कार्य तथा सलाह में मदद करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक यानी वास्तविक प्रधान होता है, और कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? गुड्डू राजपूत, प्रवीण प्रधान, उत्तर दीजिए इसका। शिवम चौधरी उत्तर दो इसका। अगर बात करें भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये बताइए। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संविधान की आत्मा किसे कहा है? बताइए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो किसे क्या गया है? आर्टिकल 32 को। किसे? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है? यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगर बात करें संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। और संविधान की जो प्रस्तावना ली गई है, ये कहां से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। कहां से? अमेरिका से लिया है। इसे अमेरिका से लिया है। अब अगर बात करें प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर बात करें प्रस्तावना, तो प्रस्तावना स्टार्ट कैसे होती है? हम भारत के लोग। कहां से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर देखिए। और भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे माना गया है? आर्टिकल 32 को। बताइए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है उसे बताइए क्या है? बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? वंदे मातरम लिखा है। अगर बात करें जय जवान जय किसान की, तो ये किसने नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री। ये क्या थे? हमारे दूसरे पीएम थे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और बात करें भारत का राष्ट्रीय अध्यय वाक्य कौन सा है, तो वो है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते बताइए कहां से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर बात करें उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। कितने? 108 उपनिषद हैं। और 108 में से कौन सा लिया गया? किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बताइए प्रत्यक्ष कर कौन सा है? हाँ, देवनागरी भाषा में ही लिखा हुआ है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए जीएसटी के बारे में बताइए। जीएसटी, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? बात करें तो जीएसटी की शुरुआत भारत में हुई थी 1 जुलाई 2017 से।
ठीक है। और जो जीएसटी है, जीएसटी को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? असम था। असम क्या था? प्रथम राज्य बना था इसे लागू करने वाला। और जो भारत में जीएसटी है वो किस मॉडल पे लागू हुई है? कनाडा, कनाडा के मॉडल पर लागू है ये, कनाडा मॉडल पर, ठीक है। कनाडा मॉडल पर क्या है हमारी जीएसटी लागू है। अगर जो जीएसटी लाई गई थी वो किसकी सिफारिश पर लाई गई थी? विजय केलकर समिति पर, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर, ठीक है। अब आगे देखें, अगर जीएसटी की स्लैब की बात करें, जीएसटी के दरें, जीएसटी की दरें देखें कौन कौन सी हैं। तो जीएसटी की दर क्या है? 0% है एक, दूसरी 5%, फिर 12%, फिर 18%, और कितनी है लास्ट में? 28%। जीएसटी की स्लैब कितनी है? 5 है, 0, 5, 12, 18 और 28%। अब बताइए प्रत्यक्ष कर कौन सा है? और जो जीएसटी है क्या है हमारा? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। ये डायरेक्ट नहीं लगता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट तुमसे लिया जाए, अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट तुमसे ना लिया जाए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये क्या है? सारे प्रत्यक्ष कर हैं, मतलब ये डायरेक्ट व्यक्ति से उगाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए 26वां। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। जो सिडबी है वो सिडबी क्या कहती है? छोटे उद्योगों को क्या देती है? ऋण प्रदान कराती है, जिससे क्या हो वे अच्छा मुनाफा कर सकें। और लघु उद्योगों को क्या देती है? ऋण देकर ये मध्यम उद्योग में परिवर्तित कराती है, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। अगर बात करें तो इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताइए। अगर बात करें स्थापना की, सिडबी की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? यूपी की राजधानी है ये, लखनऊ यूपी में है। अगर इसकी बात करें अध्यक्ष, सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एस रमन है। कौन है? एस रमन, एस रमन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? लखनऊ हो जाएगा। किसी का उत्तर आया? दिल्ली नहीं होगा गुड्डू राजपूत, शिवम चौधरी, इसका आंसर होगा लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर जो भी आपके समझ में नहीं आया, अगर आपको याद नहीं है तो उसे नोट्स कर लिया कीजिए और बाद में सोने से पहले से देख लिया कीजिए एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? बताइए। यह मैं बता चुका हूं आपको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें एम के गांधी, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगर बात करें 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अहिंसा दिवस, ठीक है। मार्टिन लूथर की बात करें तो ये ईसाई धर्म का क्या था? ये ईसाई धर्म का समाज सुधारक। क्या था? समाज सुधारक। मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म को पलट के रख दिया था। इसने जितनी भी सारी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी ईसाई धर्म में, सबको समाप्त कर दिया
ठीक है, अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर बात करें अफ्रीका के गांधी, इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं आपने पहले क्वेश्चन में, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने इसे बता चुका हूं। तो अफ्रीका के गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को कहते हैं। क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी कहते हैं। और इन्हें 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया जा चुका है। क्या जा चुका है? भारत रत्न। और 18 जुलाई को, किसको? 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। मंडेला दिवस मनाया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? अफ्रीका की गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को कहते हैं। इन्हें 1990 में क्या दिया जा चुका है? भारत रत्न दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है? ये आपको बताना है। उत्तर दीजिए इसका क्या होगा। देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और बताइए इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? टेड्रोस अधनोम। बताइए WHO को क्या 7 अप्रैल को इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसी की स्थापना के दिन को क्या बनाते हैं हम? विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। अब बताइए कि WHO का मुख्यालय कहां है और किस देश में है? कहां है? तो कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? WHO का मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए द्वंद रेखा 2 देशों के मध्य स्थित है। द्वंद रेखा है वो किस देशों के मध्य है? ये आपको बताना है। बताइए। अगर बात करें भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3310 किलोमीटर है। 3310 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगर बात करें ये किस किस राज्यों से सीमा साझा करती है, तो किससे? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से क्या करती है? हमारी जो रेड क्लिफ रेखा है वो सीमा साझा करती है। और बात करें द्वंद रेखा की, तो द्वंद रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर बनाती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। बताइए मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। और इसका द्वंद रेखा किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? यह आपको बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। लाल त्रिकोण, ये वाला चिन्ह आपने कहीं कहीं देखा होगा। अगर आपने देखा हो, ये क्या है? लाल त्रिकोण है। इस चिन्ह का मतलब क्या है? ये आपको बताना है। बताइए इस लाल त्रिकोण का मतलब क्या है?
बताइए इस लाल त्रिकोण का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। लाल त्रिकोण का इसका मतलब होता है परिवार नियोजन से संबंध होता है। किससे? परिवार नियोजन से। किससे? परिवार नियोजन से। किससे? परिवार नियोजन से। ये तुम्हें वहां मिलेंगी, मेडिकल पे आपने लगा देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? परिवार नियोजन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? परिवार नियोजन। क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन। त्रिकोण किसका, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन। आज के हमने देखे 30 क्वेश्चन। आप सभी लोग क्लास में टाइम से आया कीजिए, ठीक है? गुड्डू राजपूत टाइम से क्लास लेने आया कीजिए, आज बहुत लेट हो गए थे आप। अब हम मिलेंगे आपको 10 मिनट में रीजनिंग की क्लास में। आप लोग कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं यहीं 10 मिनट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आहार में कितने महत्वपूर्ण बताए हैं? विशेषज्ञों ने आहार में कितने पोषक तत्व महत्वपूर्ण बताए हैं?